नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय, जिसको हम अंग्रेजी में हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे अनुच्छेद आपको क्लियरली बताए जाएंगे। उसके बाद जो संयुक्त उच्च न्यायालय है, मतलब दो से अधिक राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाई कोर्ट है, उसका चार्ट आपको दिख रहा है सामने, सबको डिस्कस किया जाएगा। और किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सभी राज्यों में, सभी हाई कोर्ट में, सभी को डिस्कस किया जाएगा। योग्यता क्या होगी और उनका कार्यकाल क्या होगा, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट, उनके वेतन भत्ते कैसे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, उसके बारे में भी टोटल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ पे बना। तो वो सबसे पहले कहाँ पे बना? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई। यानी कि जो सबसे पहला हाई कोर्ट था या सबसे पहला उच्च न्यायालय था, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय था। और ये इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 में हुई। हालांकि तीन उच्च न्यायालय हैं। 14 अगस्त 1862, 15 अगस्त 1862। देखिए, 14 अगस्त 1862 को बंबई हाई कोर्ट की स्थापना हुई या उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उसी के एक दिन बाद 15 अगस्त 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में तीनों के तीनों ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे या तीसरे नंबर पे किस हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तो उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भाग 6 में सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय का वर्णन है। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 214। देखिए, जो 214 है, आप सबसे पहले समझिए कि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय है वो देश के प्रति कार्य करता है, मतलब पूरे देश को या पूरे देश की सुनवाई करता है, उसी तरीके से जो हाई कोर्ट है या जो उच्च न्यायालय है वो राज्यों की सुनवाई करते हैं। मतलब अपने अपने राज्यों के, जो उनके राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो मतलब हाई कोर्ट में ही सुनाए दिए जाते हैं। मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप मतलब जाके बिहार या पटना वाले हाई कोर्ट में आप अपील दर्ज करें, तो नहीं हो सकता इस तरीके से। या तो आप उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपील दर्ज करवाइए, या तो उससे भी बड़ा मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी अलग राज्य में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आप कहेंगे कि देश में क्या नाम है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 25 कैसे है? अनुच्छेद 31 आप देखिए क्या है कि अनुच्छेद 31 के अनुसार संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। जैसा कि आगे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संयुक्त उच्च न्यायालय मतलब एक से अधिक या दो से अधिक मतलब राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। यह अनुच्छेद 231 में कहा गया है। जैसे कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, जिसका नाम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। ठीक है, उसी प्रकार महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव का एक ही हाई कोर्ट है, जिसका नाम मुंबई हाई कोर्ट है। उसी प्रकार तमिलनाडु और पुदुचेरी का एक ही हाई कोर्ट है, जिसका नाम मद्रास हाई कोर्ट है। सेम उसी प्रकार पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार का एक ही हाई कोर्ट है, जिसका नाम कलकत्ता है। आप मैप में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के ऐसे बाएं आप देखेंगे
तो नीचे की साइड आप देखेंगे या उसके सामने आप देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और आप केरल के इस साइड देखेंगे या केरल से आप सीधे की तरफ देखेंगे मैप में तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट। उसी प्रकार ये देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पूछ लेगा कि असम का हाई कोर्ट कौन है, तो आपका गुवाहाटी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड इन चारों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम गुवाहाटी हाई कोर्ट है। सेम उसी प्रकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख देखिए आप यूनियन टेरिटरीज बन गया है और इसका एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है। अब फिर से हम आगे उसी स्लाइड में चलते हैं। अनुच्छेद 14 के बाद अनुच्छेद 15 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। जिस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था या सर्वोच्च न्यायालय में हमने पढ़ा था कि मतलब जो एक बार सर्वोच्च न्यायालय फैसला ले लेगी तो उसके नीचे के जितने भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हो गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये उसके फैसले को मतलब नकार नहीं सकते। उसी तरीके से अगर उच्च न्यायालय कोई फैसला ले लिया तो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट या कोई भी मतलब कोर्ट है तो वो उसको नकार नहीं सकता, यानी अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? आप देखिए कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे कि आप देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को मिलाकर हम उच्च न्यायालय का गठन करते हैं और न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होंगे ये तो ठीक है, लेकिन जो उनमें न्यायाधीशों की संख्या होगी वो कैसे होगी वो राष्ट्रपति डिस्कस करेगा। कहने का मतलब वो देखेगा कि उस राज्य में कितने मामले आते हैं, मारपीट के कितने मामले हैं या किस तरीके से कितने मामले उस कोर्ट में आते हैं, उसी तरीके से वो जो है उसकी संख्या यानी कि न्यायाधीशों की संख्या नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 217। इसमें क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आप जानिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बनाया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखिए यहाँ पे इसकी नियुक्ति हो रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सीजेआई और राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमने सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति, सीजेआई, राज्यपाल, ये तीनों तो ऊपर वाले में कॉमन रहेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले केस में इनका क्या नाम है चुन लिया गया। ठीक है, इनको बना दिया गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब जो अन्य न्यायाधीश हैं इसमें भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दर्ज किए जाएंगे, मतलब इनका भी सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हम योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसी से संबंधित हम अनुच्छेद 219 देख लेते हैं कि शपथ। तो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मतलब कि जो राज्यपाल है, आप जिस भी राज्य के उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश हैं तो उसकी शपथ जो है उसी राज्य का राज्यपाल आपको दिलाएगा। मान लीजिए राज्यपाल किसी कारणवश नहीं आया तो राज्यपाल जिसको कहेगा वो आपको शपथ दिलवा देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे हम इसी कड़ी में 217 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि योग्यता क्या होगी, आप न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं? तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। ठीक है, भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुके हों। ठीक है, किसी भी न्यायालय में आप न्यायिक पद पर
रह चुके हों, या देखिए, या तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए या तो ये आप रहने चाहिए, ठीक है। या तो किसी राज्य के या दो से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। जैसा कि आप इसका मतलब समझिए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 वर्ष से काम कर रहे हैं या 3 वर्ष से न्यायाधीश हैं। उसके बाद 2 वर्ष के लिए आप पटना में चले गए, मतलब आप पटना हाई कोर्ट में हो गए, तो आपका 5 वर्ष काउंट होगा, ठीक है। ये नहीं आपका पटना में है तो 2 वर्ष काउंट होगा और इलाहाबाद में तो 3 ही वर्ष काउंट होगा, ठीक है। तो आप समझिए, कहने का मतलब मेरा क्या है, मान लीजिए कि 5 वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 5 वर्ष पटना हाई कोर्ट में रह लिए हैं, तो 5-5 वर्ष मिला के आपको 10 वर्ष हो गया, तो आप इलिजिबल हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। या तो ये वाला आपका पूरा होना चाहिए या तो ये वाला आपका पूरा होना चाहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक पदसीन या पदासीन रह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब समझिए कि संविधान में जो इनकी आयु है, इनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी आयु 62 हो गई या आप न्यायाधीश के पद पर चुन लिए गए हैं, तो 60 से 62 की आयु में मतलब 2 साल के अंदर आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप 60 वर्ष की आयु में न्यायाधीश चुन लिए गए, उसके बाद आप 62 वर्ष की हो गए, 62 वर्ष के होने के बाद आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं मैं। उसके बाद न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले कदाचार या मिसबिहेवियर, दूसरा नंबर है अक्षमता या इनकैपेसिटी के आरोप में इन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। या तो कदाचार का मतलब क्या है, इसमें संविधान का उल्लंघन करना आ जाएगा, तो संविधान का उल्लंघन आप करेंगे तो आपको पद से हटाने का प्रस्ताव जारी कर दिया जाएगा। अगर प्रस्ताव देखिए या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में पारित होगा। जैसे कि अगर प्रस्ताव जो है लोकसभा में आया तो 100 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो 50 सदस्य समर्थन में होने चाहिए। इसको याद करना सिंपल है, लोकसभा में ज्यादा सीटें या ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लोगों की आवश्यकता या समर्थन की आवश्यकता है। उसी प्रकार राज्यसभा में कम लोग होंगे और इसीलिए कम लोगों की समर्थन या कम लोगों का समर्थन चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित हुआ तो 100 लोगों का समर्थन चाहिए, अगर राज्यसभा में हुआ तो 50 लोगों का समर्थन चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, संबंधित सदन के द्वारा या संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाएगी। मान लीजिए प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसकी जांच करवाएगा। मान लीजिए जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब जिस भी सभा में हुआ तो उसी के अध्यक्ष उसकी जांच करवाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, लेकिन याद रखिएगा कि फिर संसद में चर्चा होती है। संसद में चर्चा होने से पहले ही आपको उस न्यायाधीश को 14 दिन पहले बता देना है या उस न्यायाधीश को 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखिए कि दोनों सदनों में यदि 2/3 या 2/3 बहुमत से पास हो गया, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये आप पॉइंट समझिएगा। उसके बाद आगे देखिए, अनुच्छेद 220 अनुच्छेद 220 में क्या है, जिस व्यक्ति के ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। इसका मतलब समझिए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो आप उसी न्यायालय में, इलाहाबाद न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप वकालत नहीं कर सकते। हालांकि जो पटना हाई कोर्ट हो गया या तो आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, इन सभी हाई कोर्टों में जाकर आप वकालत कर सकते हैं, या तो आप उच्चतम न्यायालय भी जाकर वकालत कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसी हाई कोर्ट में आपको वकालत नहीं करने दिया जाएगा। फिर हम बात करें अनुच्छेद 221 के बारे में, न्यायाधीशों का वेतन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, अभी आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन
राज्य के संचित निधि से दिया जाता है और जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब आप समझिए, अगर आप पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, आपको वेतन जो है वो पटना की सरकार ही देगी या बिहार की सरकार ही देगी, ना कि आपको किसी और राज्य की सरकार देगी। मान लीजिए आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार ही आपको वेतन देगी, ठीक है। या तो इस तरीके से, लेकिन ये पॉइंट आप समझिए कि पेंशन जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आप 3 वर्ष, मान लीजिए 3 वर्ष पटना हाई कोर्ट में आप जज रह चुके हों, उसके बाद 2 वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हों। अब दोनों राज्यों में विवाद हो गया कि इसको पेंशन जो है वो उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे बिहार सरकार देगी और बिहार सरकार कहेगी उत्तर प्रदेश वाले देंगे। तो इसी मामलों को ध्यान में रखते हुए या इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया कि इसको जो पेंशन होगा वो भारत सरकार की संचित निधि में दिया जाएगा। अब इसके जो कितने इसको सैलरी दी जाती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है, यानी कि 2,50,000। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया दिया जाता है प्रति माह, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 222 के बारे में, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, तो आपको राष्ट्रपति चाहे तो आपको पटना हाई कोर्ट हो गया या मुंबई हाई कोर्ट हो गया, इनमें आपका स्थानांतरण करवा सकता है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें अनुच्छेद 223 के बारे में, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे हो या तो वह किसी कारणवश नहीं आया हो, तो एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और जिसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे है 200 अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिस तरीके से अगर न्यायाधीश नहीं आए तो उसके लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार अगर न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश नहीं अन्य न्यायाधीश नहीं आए तो उसकी भी नियुक्ति की जाती है और वो भी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि 2 वर्षों के लिए ही वह नियुक्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा है कि मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतिरिक्त न्यायाधीश जो हैं, जो अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जा सकती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद हम आगे बात करें तो उच्च न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अधिकारिता। आप यहाँ पे देखिए रिट जारी करने का अधिकार ये हाई कोर्ट को है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, अभिलेखीय अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता, ठीक है। इन सभी के बारे में आगे हम देख लेते हैं क्या कैसे है। हम अनुच्छेद 226 देखते हैं। इसमें क्या है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। अब रिट जारी करना क्या होता है मैंने मौलिक अधिकारों वाले वीडियो में बताया है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में पॉलिटी के देख सकते हैं। जैसे कि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में तो रिट जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त सामान्य कानूनी अधिकारों के मामले में भी रिट जारी कर सकती है। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि रिट जारी करने की ज्यादा शक्ति किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो आपको ऑप्शन में
जो है बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय मारेंगे, लेकिन जो है इसका राइट आंसर ये उच्च न्यायालय ही है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की सबसे ज्यादा शक्ति है। आगे हम बात करें अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार। आर्टिकल 227 यानी कि अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है। मान लीजिए कि जो हाई कोर्ट है वो किसी जांच पड़ताल करवाना चाहती है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो वो करवा सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार आगे हम देखें तो अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। मान लीजिए आपको आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मतलब संतुष्ट नहीं है, तो आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे हम बात करें अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार देखिए, जैसे जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार था कि आपको अगर हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय को अपनी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी का मतलब क्या होता है, पैसों से रिलेटेड, तथा फौजदारी, इसका मतलब होता है, फौजदारी का मतलब लड़ाई मार झगड़े से संबंधित दोनों प्रकार के मामले में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये इसका सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है तो सीधे आप बुला सकते हैं हाई कोर्ट में। उसी प्रकार आगे बढ़े प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या है कि उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नियम आपको हाई कोर्ट ही बना कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।